गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस में चैप्टर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग चैप्टर पढ़ेंगे। समझ में आया? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। और मैं चैप्टर का जितना स्कैनर का सम है, जितना स्कैनर में अभी तक जितना क्वेश्चन आया विद कंसेप्चुअली आपको बहुत अच्छा से समझा दूंगा। एक बार आप सुन लीजिएगा, दोबारा आपको पढ़ने का दरकार ही नहीं होगा। ठीक है, हम अब कंसेप्ट में आ रहे हैं। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स पनिशमेंट। मैं आगे आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर एग्जाम वाला क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। आ जाइए कंसेप्ट में। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी। मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल भाषा में है कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्जन को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मीन्स ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्जन को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग इलीगल मनी थ्रू फिनेंशियल सिस्टम सो दैट इट्स अपियर टू लीगल मनी। मीन्स क्या? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल मनी इनटू लीगल मनी थ्रू फिनेंशियल सिस्टम। मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसमें इलीगल मनी लीगल मनी में कन्वर्ट हो जाता है फिनेंशियल सिस्टम के थ्रू। समझ में आया? मनी लॉन्ड्रिंग एक तो प्रोसेस है जिसमें इलीगल मनी लीगल मनी में कन्वर्ट हो जाता है। किसके थ्रू? फिनेंशियल सिस्टम के थ्रू। अब देखिए, सिंपली मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स कन्वर्टिंग इलीगल मनी इनटू लीगल मनी। सिंपली मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल मीनिंग है कि इलीगल मनी को हम लीगल मनी बना लेंगे, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मेरा एक फ्रेंड है जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसका इनकम टैक्स रिटर्न में 2 लाख 2.5 लाख रुपया वो इनकम दिखाता है। उसका ज़्यादा इनकम नहीं है, उसका टैक्स 0 आता है। ठीक है, वह मेरे पास आया। ठीक है, या मैं उसके पास गया, एक ही बात है। मैंने उसे अपना 10 लाख ब्लैक मनी दिया और बोला तुम अपने अकाउंट में डाल के मुझको दे दे। तो वो बोला मैं ऐसा क्यों करूँगा। मैं बोला कि मैं तुमको 50,000 रुपये दूंगा इसका। तो वो तैयार हो गया करने के लिए। उसने क्या किया, मुझसे 10 लाख ब्लैक मनी ले लिए। ठीक है, अब अपने अकाउंट में डाल के मुझको दे दिया 10 लाख रुपया। तो मैंने क्या किया, 50,000 उसको कैश में दे दिया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये जो 10 लाख उससे बैंक से आया, मैं उसे अपने बुक्स में क्या दिखाऊंगा, लोन। मैं दिखा दिया कि मैंने उससे लोन लिया है। अब इनकम टैक्स वाला बोलेगा कि तुम्हारे पास 10 लाख, उससे पूछेगा कि 10 लाख कहाँ से आया। तो वह बोलेगा कि मैं हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके कैश में जमा किया था और मैं अपने अकाउंट में डाल के दे दिया मेरे दोस्त को ज़रूरत हुआ तो। समझ में आया? इस तरीक़ा से मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख की जो मेरी इलीगल मनी थी उसको लीगल मनी बना दिया लोन के थ्रू। ये एक प्रोसेस हो गया मनी लॉन्ड्रिंग का। कन्वर्टिंग क्या किया, इलीगल मनी को लीगल मनी बना दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ हमको, उस 10 लाख पे मेरा कोई टैक्स नहीं लगा। मैं उसे लोन की तरह दिखाते रहूँगा, बुक्स में एज ए लोन चलेगा और लोन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। यदि उसको मैं नॉर्मली लोन नहीं दिखाता और नॉर्मली बुक्स में मैं उसको घुसा देता तो मेरा 10 लाख पे 30% टैक्स लगता ही लगता, 3 लाख का टैक्स लगता ही लगता। ऐसे मेरे यहाँ कितना लगा, सिर्फ 50,000, 2.5 लाख का फ़ायदा। और इलीगल मनी प्रूव हो जाता तो गवर्नमेंट और पेनल्टी ठोक देता अलग से। चीज़ को समझ में आया? ये एक प्रोसेस है कैसे मैंने इलीगल मनी को लीगल मनी बना लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीका है जिसमें इलीगल मनी को अपने लीगल मनी बना लेते हैं फिनेंशियल रूट को यूज करते हुए। चीज़ को समझिए मैंने क्या बोला, चीज़ को समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीका है जिसमें अपने क्या करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट बना लेते हैं फिनेंशियल सिस्टम को यूज करते हुए। समझ में आ गया? मैंने एग्जांपल लिया, सिंपल सा याद रखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में बोला जाता है, यदि एग्जाम में आए तो ऐसे लिखिएगा, एज पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल मनी इनटू लीगल मनी थ्रू फिनेंशियल सिस्टम। बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए पनिशमेंट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसको सुन लीजिए, एकदम याद रहेगा। देखिए, imprisonment for a term not less than 3 years but which may be extended to 7 years
एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। बोलना क्या चाहता है, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मिनिमम 3 साल की जेल तो होगी ही होगी, पर कोर्ट उसको 7 साल तक कर सकता है प्लस फाइन। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मिनिमम सजा कितनी है, 3 साल की जेल तो होगी ही होगी, इम्प्रिजमेंट 3 साल का तो होगा ही होगा, बट उसको कोर्ट को लगेगा केस ज़्यादा गहरा है तो उसको 7 साल तक वह कर सकता है, प्लस कोर्ट को जितना लगेगा उतना फाइन भी वह ले सकता है। सेकेंड देखिए, बट इफ क्राइम इन्वॉल्व ऑफेंस स्पेसिफाइड ऑफ पारा 2 ऑफ पार्ट ए, आपको इतना याद रखना है, पारा 2 ऑफ पार्ट ए, then maximum punishment extended to 10 years instead of 7 years। यदि क्राइम पारा 2 ऑफ पार्ट ए का होगा तब मेरी सजा 10 साल तक हो सकती है, मेरे को जेल जो है 10 साल तक का हो सकता है। पारा 2 पार्ट ए क्या मैं बताऊंगा आपको, आप इस यहाँ सिर्फ याद रखिएगा, यदि क्राइम में पारा 2 और पार्ट ए का क्राइम करता हूँ तो मेरी सजा 10 साल तक हो सकती है। अब देखिए पारा 2 पार्ट ए क्या है, क्राइम कवर अंडर पारा 2 ऑफ पार्ट ए मीन्स क्राइम अंडर नार्कोटिक ड्रग्स लाइक ओपियम कल्टीवेशंस। ओपियम कल्टीवेशन मीन्स अफीम का खेती करना। आपको ये याद रखना है, यदि ड्रग्स का कोई भी केस होगा तो मेरी सजा 10 साल तक हो सकती है। मिनिमम 3 साल की तो सजा है ही, 3 साल तो जेल होगा ही होगा, लेकिन ड्रग्स का केस होगा तो 10 साल भी हो सकता है। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट को समझिए, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स कन्वर्टिंग ब्लैक इनटू व्हाइट। सजा क्या है, 3 साल से 7 साल की और प्लस फाइन, या ड्रग्स का केस होगा तो 10 साल की सजा हो सकती है। अब मैं एग्जाम क्वेश्चन में आऊंगा, आपको समझाऊंगा। देखिए एग्जाम क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए देखिए दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया, देखिए एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ये आप बताइए। ये आप सिंपल तरीका में बता देंगे, कन्वर्ट किया जाता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में, ठीक है। और जो प्रोसेस में डेफिनेशन बताया बता दीजिएगा। आगे देखिए, एक्स ए नॉन स्मगलर वाज caught in transfer of fund illegally exporting narcotic drugs from India to some country in Africa। बोलता है एक्स स्मगलर, एक स्मगलर था, वो पकड़ा गया ड्रग्स के केस में, एक कंट्री से दूसरा कंट्री ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, स्मगलर पकड़ा गया। अब बोलिए ड्रग्स का केस आते ही आपका मुंह से 10 साल निकलना चाहिए। स्टेट द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड टू हिम अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो सबसे पहले पूछा मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। एज पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल मनी इनटू लीगल मनी थ्रू फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल रूट, ठीक है। सिंपल सा बात है। मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन क्या है आपको बहुत अच्छा से पता है। पनिशमेंट क्या है, देखिए नॉर्मली पनिशमेंट क्या है, 3 साल का जेल, बट मिनिमम 3 साल का सजा तो होगा, मैक्सिमम 7 साल, लेकिन ड्रग्स का केस होगा तो मैक्सिमम कितना सजा हो सकता है, 10 साल का सजा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो नैर्कोटिक ड्रग्स का ये बता दिए हम, नैर्कोटिक ड्रग्स मतलब पारा 2 और पार्ट ए का केस है। पारा 2 और पार्ट ए के केस में कितना साल का सजा होता है, मैक्सिमम 10 साल का सजा प्लस फाइन। तो ये सिंपल सा केस है, आप मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन लिख दीजिएगा और पनिशमेंट लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको सजा क्या होगा, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 10 साल का हो सकता है, प्लस कोर्ट को जो लगेगा फाइन इस पर लगा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए 2018 जून में एक क्वेश्चन आया, सोहन लाल ए फार्मर वाज फाउंड इन्वॉल्व इन इम्बल्जमेंट ऑफ ओपियम कल्टीवेशन। ओपियम कल्टीवेशन अभी बता दें, अफीम का खेती मतलब ड्रग्स का केस आ गया, ठीक है, मतलब 10 साल आ गया। स्टेट द पनिशमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड टू हिम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या होगा, सिंपल सा बात है, ये मैं अभी भी बताते हूँ। देखिए पारा 2 ऑफ पार्ट ए का सजा कितना है, 10 साल का, बट इफ द क्राइम इन्वॉल्व ऑफेंस स्पेसिफाइड, यदि जो ऑफेंस पारा 2 और पार्ट ए में स्पेसिफाई है उसका सजा 10 साल होगा, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम कोर्ट उसको 10 साल का सजा दे सकता है। याद रखिएगा जहां ओपियम कल्टीवेशन या ड्रग्स लिखा होगा सीधा याद रखिएगा मैक्सिमम 10 साल का सजा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेथड फॉर जनरेटिंग ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जनरेट करने का क्या क्या तरीका है, माने किस किस तरीका से हम ब्लैक मनी बना सकते हैं, इसका मतलब यही है। क्वेश्चन क्या है 2018 जून का, देखिए स्टेट द कॉज एंड मेथड अडॉप्टिंग फॉर
जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी मतलब किस किस तरीका से हम ब्लैक मनी कमा सकते हैं, क्या क्या तरीका से ब्लैक मनी जनरेट किया जा सकता है। देखिए कुछ कुछ तरीका मैं जूम कर रहा हूँ और समझाऊंगा, एक बार में समझाऊंगा, एकदम याद रहेगा। सबसे पहला तरीका है लैंड एंड रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी बन सकती है। कैसे, देखिए यदि मैं अपना कोई फ्लैट बेचता हूँ जिसकी कीमत आज के दिन मार्केट में 50 लाख है, मैं जिसे बेच रहा हूँ बायर को मैंने बोला कि क्या करो, तुम हमको 30 लाख रुपया का चेक दे दो और 20 लाख कैश में दे देना। बायर बोला ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बायर जनरली दे देते हैं, उसको फ्लैट चाहिए तो वो दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जनरली वो मेरे को क्या करेगा, 30 लाख का चेक में पैसा दे देगा और 20 लाख कैश में दे देगा। जो 20 लाख कैश में दिया, ये रियल एस्टेट का ट्रांजेक्शन में मैं क्या करूँगा, 20 लाख पे क्या करूँगा, वो मेरे लिए ब्लैक मनी हो गई और मैं उस पर कोई टैक्स नहीं दूंगा। मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा मेरे को 30 लाख का चेक मिला, मैंने 30 लाख में बेचा फ्लैट, और मैं लॉस बुक करके टैक्स का बेनिफिट भी ले लूँगा। समझ में आया। तो रियल एस्टेट में ये सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, चीज़ को समझिए। या मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि 50 लाख का फ्लैट है, 49 लाख दे दो, हमको 30 लाख दे दो, 19 लाख कैश में दे दो। उस पर भी मेरा जो टैक्स है वो बच जाएगा। मेन पर्पस की जो टैक्स बेनिफिट बहुत हो रहा है, क्योंकि मैं बुक्स में सेल्स सिर्फ 30 लाख का ही दिखाऊंगा, 50 लाख का नहीं दिखाऊंगा, मैं कम सेल्स दिखा रहा हूँ। चीज़ को समझिए, टैक्स बेनिफिट हो रहा है। तो रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन में आज के दिन बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है। ये एक तो तरीका है पैसा जनरेट करने का। ब्लैक पैसा आराम से जनरेट हो गया, यहाँ पे मेरे पास 20 लाख आराम से जनरेट हो गया। 50 लाख का फ्लैट, मैं 30 लाख का चेक लिया, 20 लाख मेरा ब्लैक मनी, ठीक है। अब देखिए करप्शन, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स और एक्सपेंसेस। क्या होता है, मिडिल मिडिल क्लास कॉर्पोरेट हाउस सब, ठीक है, उन लोग क्या करता है, कुछ कुछ माल कैश में बेच देता है, ठीक है। अब छोटा छोटा फैक्ट्री है, ठीक है, उन लोग क्या करता है, सपोज 10,000 उन लोग ने 10,000 बैंक के थ्रू माल बेचा और 2,000 कैश में माल बेच दिया। तो 2,000 जो कैश में बेचा, वो लोग बोलेंगे कि हम बेचे ही नहीं है कैश में, या बेचे हैं तो सिर्फ 100 रुपया का बेचा है। तो सेल्स को लोग कम करके दिखा देते हैं। कैश में जो माल बेचा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए वो लोग कम दिखा देते हैं। या क्या होगा, या सेल्स आपको कम दिखा देंगे, या खर्चा, जैसे प्रिंटर में 10,000 का खर्चा हुआ है वो दिखा देंगे 15,000 का खर्चा हुआ है, खर्चा बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा, उस कॉर्पोरेट का प्रॉफिट कम आएगा और टैक्स उसको कम देना पड़ेगा। तो करप्शन के कारण भी ब्लैक मनी बहुत रूट होता है, ठीक है। अब देखिए झूठ मूठ का केस का ट्रांजेक्शन वो दिखा के जनरेट कर लेंगे। अब देखिए ज्वेलरी ट्रांजेक्शन, ज्वेलरी में क्या होता है, चीज़ को समझिए। ज्वेलरी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आज मिडिल क्लास आदमी जब ज्वेलरी खरीदने जाता है, आप 1 लाख का ज्वेलरी खरीदेंगे, वो ज्वेलरी वाला बोलेगा कि 18% टैक्स लग जाएगा, आप पक्का का बिल लेंगे तो। या आपके पास ऑप्शन है, आप कैश मेमो ले लीजिए, कैश बिल ले लीजिए, हम टैक्स नहीं लेंगे। तो जनरली मिडिल क्लास आदमी 1 लाख पे 18,000 टैक्स देना नहीं चाहता है, वो बोलेगा भैया हमको कैश मेमो दे दो और 1 लाख का कच्चा का बिल लेके आ जाएगा, बिल ही नहीं लेगा। क्यों क्यों 18,000 वो टैक्स देना चाहेगा। और छोटा सा टैक्स बचाने के लिए, मिडिल क्लास आदमी के लिए 18,000 बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, ज्वेलरी वाला उसको बोलेगा कि आप ऐसे ले जाओ, कैश मेमो काट के दे दे रहे हैं, वो कैश का नॉर्मली पेपर में लिख के दे देगा। उससे क्या होगा, उसका 18,000 का टैक्स बच जाएगा। समझ में आया। और ये नॉर्मली बहुत होता है। और ज्वेलरी में इसी के कारण उसके पास क्या हो गया, यहाँ पर जो ज्वेलरी बेचा उसको 1 लाख रुपया का ब्लैक मनी चला गया और उसका 1 लाख का ब्लैक मनी जनरेट हो गया। चीज में आया। तो ज्वेलरी ट्रांजेक्शन से भी ब्लैक मनी जनरेट हो जाता है। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, जो ट्रेडिंग होता है, छोटा छोटा कंपनी जो आयरन और स्टील का ट्रेडिंग करता है, तो उन लोग केस में जो ट्रेडिंग करता है दिखाता नहीं है, कम दिखाता है, इसलिए ट्रेडिंग से भी जनरेट होता है। कैश इकोनॉमी और कैश ट्रांजेक्शन का सबसे बड़ा रोल है ब्लैक मनी में। यदि कैश इकोनॉमी बंद हो जाए, कैश ट्रांजेक्शन बंद हो जाए, तो ब्लैक मनी का काम ही खत्म हो जाएगा। कैश में छोटा छोटा कंपनी कैश में सेल्स परचेज सेल करता है, छोटा जो बिजनेसमैन है, छोटा दुकान वाला, उन लोग कैश में खरीदते बेचते हैं, तो उस लोग जितना बेचते हैं उतना दिखाते नहीं है। 10 लाख का माल बेचते हैं तो दिखाते हैं हम 5 लाख का ही बेचे हैं, और कैश में खर्चा को ज़्यादा दिखा देते हैं, इसलिए उन लोगों का बहुत टैक्स बच जाता है, इसलिए उन लोग प्रॉपर टैक्स नहीं देते हैं। अब रिपोर्टिंग लो प्रोडक्शंस, क्या होता है, छोटा इंडस्ट्री 10,000 का माल बनाया, ठीक है, वो बोलेगा कि हम 5,000 का माल बनाया, और जो एक्स्ट्रा 5,000 है उसको कैश में बेच देगा, दिखाएगा ही नहीं। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन जितना यूनिट का प्रोडक्शन की हम कम प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, तो उससे भी ब्लैक मनी जनरेट हो गया। कच्चा का माल बेच दिया तो कच्चा का सारा पैसा उसके पास ब्लैक हो गया। वैसे रिपोर्टिंग लो सेल्स भी एक ब्लैक मनी जनरेट किया जाता है। अब फिनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्शन, ये देखिए, इसको समझिए।
फिनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन मीन्स आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनी क्या होता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसा रेज कर लेती है। इस चीज़ को समझिए, इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रूल लाया, उससे कुछ कुछ चीज़ें कंट्रोल भी हुई। सत्यम जैसे इंडस्ट्री जितना बड़ा बड़ा फ्रॉड करके बैठी थी वो सब कंट्रोल में भी आई। तो फिनेंशियल मनी ट्रांजैक्शन भी एक तो ब्लैक मनी जनरेट करने का रूट है। चीज को समझिए किस किस तरीका से ब्लैक मनी जनरेट हो सकता है। आपको कीवर्ड्स याद रखना है, रियल स्टेट ट्रांजैक्शंस, ज्वेलरी ट्रांजैक्शन, केस इकोनॉमी, रिपोर्टिंग लॉ प्रोडक्शन, रिपोर्टिंग लॉ सेल्स। कंसेप्चुअली सोचेंगे आराम से सारा पॉइंट याद रहेगा, आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ ए ट्रायल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज कंसिडर इन स्पेशल कोर्ट। माने स्पेशल कोर्ट का क्या कंसेप्ट है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। अब देखिए मैं समझा रहा हूं, अच्छा से आप समझिए। देखिए सेक्शन 43 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डिजाइन वन और मोर स्पेशल कोर्ट फॉर ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 और मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। मतलब बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट किसके साथ कंसल्टेशन करता है, किससे बात करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके एक और एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट बनाता है मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस के लिए। फिर से बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके एक और एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट बनाता है मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एक्ट एज ए स्पेशल कोर्ट। याद देखिएगा, हाई कोर्ट स्टेट का हाई कोर्ट ही कन्वर्ट होता है स्पेशल कोर्ट में। याद रखिएगा, हर स्टेट का हाई कोर्ट को ही कन्वर्ट किया जाता है स्पेशल कोर्ट में। और स्पेशल कोर्ट एल्सो ट्राई टू टेक ऑफेंस ऑफ सिविल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस को तो सॉल्व करता ही है, प्लस सिविल कोर्ट नॉर्मल सिविल प्रोसीजर एक्ट का जो केस होता है नॉर्मल केस, उसको भी पिकअप करता है। तो स्पेशल कोर्ट टेक बोथ ऑफेंस, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस एंड सिविल कोर्ट ऑफेंस। सिर्फ आपको कीवर्ड याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है, एक और एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट बनाता है मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस के लिए। फिर कौन है, स्टेट कोर्ट जो है हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, वो एक्ट करता है, वही कन्वर्ट होता है स्पेशल कोर्ट में। और स्पेशल कोर्ट दोनों ऑफेंस को लेता है, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को और नॉन मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को भी लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ लीजिए एकदम आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, जूम कर रहा हूँ, देखिए। Mr. Clever has been arrested for a cognizable and non-bailable offence, punishable for a term of imprisonment for more than 3 years under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Advice is how can be released on bail in this case. क्वेश्चन बोला गया है कि मिस्टर क्लेवर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है। क्वेश्चन समझा रहा हूँ फिर आंसर बताऊंगा। मिस्टर क्लेवर क्या करता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है, जिसके कारण उसको 3 साल और 3 साल से ज़्यादा की सजा हो गई है। अब बोला जाता है कि अब बताओ उसको बेल पे कैसे छुड़ाया जाए, ये क्वेश्चन है। उसको बेल पे कैसे निकाला जाए। मिस्टर क्लेवर किस लिए अरेस्ट हुआ है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हुआ है, 3 साल और 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई है। अब उसको बेल पे कैसे छुड़ाया जाए, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होता क्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको ये जानना है नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स सीरियस नेचर ऑफेंस फॉर विच नो बेल इज गिवन, एग्जाम्पल मर्डर, रेप, फाइलेबल, फिनेंशियल फ्रॉड। मतलब क्या है, देखिए नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब वह ऑफेंस, सीधा सा ये याद रखना है, नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब सीरियस नेचर ऑफेंस। सीरियस क्राइम को ही नॉन बेलेबल क्राइम बोलते हैं। सीरियस क्राइम को, सीरियस नेचर ऑफेंस को ही नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। जैसे है मर्डर, रेप एट्सेट्रा, फिनेंशियल फ्रॉड, हाई लेवल फिनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, जिसके लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कोई बेल नहीं मिलता है। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब आपको समझ में आ गया, सीरियस नेचर ऑफेंस फॉर विच नो बेल इज गिवन।
मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब सीरियस नेचर क्राइम, ठीक है, सीरियस नेचर ऑफेंस। बोलता है ये दो तरीका है जिसके कारण उसको बेल मिल जाएगा, नॉन बेलेबल केस में भी बेल मिल जाएगा। क्या तरीका है देखिए, रिलीज ऑन बेल प्रोसेस। सबसे पहला है कोर्ट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एडवोकेट फॉर फाइलिंग अपील फॉर रिलीज ऑन बेल। मतलब कोर्ट जो एडवोकेट को एक परमिशन देता है कि आप बेल फाइल कर सकते हैं उस आदमी का, मतलब कोर्ट उसको बेल फाइल करने का एप्लीकेशन का परमिशन देता है। मीन्स पहला रूल्स क्या है, कोर्ट परमिशन देगा एप्लीकेशन फाइल करने का बेल का, कोर्ट परमिशन देगा कि आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, after filing application for release by advocate, court satisfied that there are reasonable ground for believing that he is not guilty for such offense or he is not likely to commit such offense। मतलब कोर्ट एडवोकेट को परमिशन देगा कि आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बेल का, प्लस वो एप्लीकेशन फाइल करेगा उस बेसिस में कोर्ट सेटिस्फाइड होगा कि वह आदमी गिल्टी नहीं है, तभी उस आदमी को बेल मिल सकता है। दो रूल है, एक उस आदमी के रिगार्ड में एडवोकेट को बेल का एप्लीकेशन फाइल करने का परमिशन मिलेगा, एडवोकेट को बेल का एप्लीकेशन फाइल करने का परमिशन मिलेगा। दूसरा, उस एप्लीकेशन के बेसिस में कोर्ट सेटिस्फाइड होगा कि वह आदमी गिल्टी नहीं है, तो उस आदमी को बेल का परमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सीधा सा लॉजिकली सोचिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। यदि हम प्रोविजन नहीं पढ़ते हैं, लॉजिकली सोचेंगे तो पहला ये होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे कंट्रोल करे गवर्नमेंट, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्टिविटी हो रहा है उसको कैसे, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कैसे करेगा गवर्नमेंट। और क्या होगा, जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी बना लिया उसको गवर्नमेंट कैसे सीज करेगा। तीसरा क्या होगा, जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है उसको कैसे पनिशमेंट दिया जाए। ये तीन होना चाहिए। अब लॉजिकली और यहाँ पे प्रोविजन में क्या है देखिए, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट वो रहेगा इस आपका पर्पस। दूसरा, सीज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉपर्टी, जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो प्रॉपर्टी लेके रखा है, जो पैसा कमा के रखा है वो सबसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सीज कर लेगा उन लोगों का। तीसरा है गिवन पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम, जो मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम किया उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आया 2017 जून में, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग STR, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग होता क्या है और कौन करता है। अब देखिए मैं प्रोविजन में समझा रहा हूँ आपको, एकदम ईजी वे में समझ में आएगा। क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी बैंकिंग कंपनी टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन टू फिनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बोलना क्या चाहते, देखिए बैंकिंग कंपनी का यह ड्यूटी है कि वह सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का रिपोर्टिंग करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। मतलब बैंक का यह जिम्मेदारी है कि वह सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का रिपोर्टिंग करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दूसरा, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 10 लाख विद इन ए मंथ प्लस। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का दो कंडीशन है, किस ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। दो कंडीशन है, पहला ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा बैंक हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी। बैंक को रीजनेबल ग्राउंड, बैंक रीजन टू बिलीव, बैंक को लगता है कि उस ट्रांजेक्शन में क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तभी ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और बैंक को रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, बैंक को लगना चाहिए कि उस ट्रांजेक्शन में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी है, तभी उसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। अब देखिए, सच ट्रांजेक्शन नॉट कंसिडर एज बोनाफाइड ट्रांजेक्शन। जो बोनाफाइड ट्रांजेक्शन मीन्स जेन्युइन ट्रांजेक्शन, जो नॉर्मल बिजनेसमैन 10 लाख 50 लाख का ट्रांजेक्शन में बाइंग सेलिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोग, वह नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, उसको जेन्युइन ट्रांजेक्शन मानते हैं, इसीलिए वह ट्रांजेक्शन यहाँ कंसिडर नहीं होगा। तो
तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बैंक का ड्यूटी है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग करने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? 2 कंडीशन है, ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और बैंक रीजन टू बिलीव, बैंक को लगना चाहिए कि उस ट्रांजैक्शन में क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो इस 2 केस में बैंक रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि यह सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। और बोनाफाइड ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के कंक्लूजन में नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग स्ट्रेटजी टू टेकल ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को टेकल करने का क्या स्ट्रेटजी है? ठीक है, चीज को जूम कर रहा हूँ आंसर, फिर मैं समझाऊंगा। देखिए, बोलना ये चाहता है कि कैसे ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन को कम किया जाए। ठीक है, घुमा फिरा के आपको यही बोलना है, स्ट्रेटजी टू टेकल ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को कैसे कम करें। ठीक है, सबसे पहले डिस्करेजिंग यूज ऑफ ब्लैक मनी। आदमी लोगों को बोला जाएगा कि आप ब्लैक मनी मत यूज करो, करोगे तो कोर्ट माने केस हो जाएगा, आपको पुलिस पकड़ लेगी, उसे डराया जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा। डिस्करेज करेंगे यूज ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है, दूसरा क्या है, इफेक्टिव डिटेंशन ऑफ ब्लैक मनी और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का बहुत अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन में कोई फंस गया तो उसका डिटेंशन भी बहुत होगा, माने उसको सज़ा प्रॉपर दी जाएगी। इसीलिए इफेक्टिव डिटेंशन होगा या इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होगा तो ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन कम होने लग जाएगा। आइडेंटिफाई ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई किया जाएगा ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन को और पनिशमेंट दिया जाएगा फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। यदि मनी लॉन्ड्रिंग का एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व है तो वह दिया जाएगा। सिंपल सा 5 टॉप पॉइंट है, आप देख लीजिए, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।